तो क्या हाल है लॉन्डो, फाइनली मेरे चैनल पे आई गए अपनी ठहरकपन मिटाने के लिए। तो जब आई गए हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे ठहरकपन मैं जरूर से मेरा मतलब ये एनिमे सीरीज तुम्हारी ठहरकपन जरूर से मिटा देगा। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए चलिए एनिमे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का एक ग्राउंड में बैठकर कुछ तो खेल रहा था, लेकिन तभी उसके पास उसका पापा आता है और वो भाषण देते हुए ये मोटिवेशन देता है कि तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी लौंडियाबाज बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा भी एक बहुत ही बड़े लौंडियाबाज है, यानी कि वर्ल्ड फेमस लौंडियाबाज। क्योंकि एक इंसान कभी भी एक लौंडिया के साथ खुश नहीं रह सकता। और वो ये भी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लौंडियाबाजी करने, तुम अपना रास्ता खुद देख लेना। और इतना बोलते ही एक गाड़ी में चढ़कर वहां से चला जाता है लौंडिया को पेलने। और अपने पापा के मुंह से ये सब सुनने के बाद वो लड़का सोचता है कि मेरे पापा बहुत ज्यादा कूल है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैड यू आर सो कूल, आप दुनिया के सबसे कूलेस्ट डैड हो। इतनी सी बच्चे की आंख में ठड़क देख रहे हो, बिल्कुल तुम लोगों की तरह ही है। तो यहाँ पर सीन कट हो जाता है और इंट्रो होता है। इंट्रो के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो एक टेम्पल में एक बेल बजाती है, और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके मतलब 5 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही फैमिली फ्रेंडली तरीके से लेटे हुए थे। और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और फिर सीन कट होता है उसी लड़के पे जिस लड़के को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो वो लड़का अपने डेस्क में ही सो रहा होता है, तभी अचानक उसके नींद टूट जाता है और वो बोलता है कि मैं लेट हो गया। तो वो दौड़ते हुए अपनी स्कूल में जाता है और हर वक्त वो अपनी पापा के ही बारे में सोच रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मेरे पापा ने कहा था कि हमें हर वक्त लौंडियाबाजी करना चाहिए, लेकिन मैं एक भी गर्लफ्रेंड नहीं पटाऊंगा और मैं किसी भी लड़की की तरफ भी नहीं देखूंगा। वो हर वक्त अपनी चेहरे को एक किताब से ढक के रखता है ताकि उसकी नजर किसी भी लड़की पर ना गिरे और उसकी मन बहल न जाए। तो क्लास खत्म होने के बाद वो सीधा अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे 2 लड़के दिखते हैं, यानी कि ये 2 लड़के उसी का ही दोस्त है जो कि खड़े होकर लड़कियां तार रहा होता है। तो वो दोनों आकागामी को भी बुलाते हैं अपने साथ लड़कियां तारने के लिए, लेकिन आकागामी यहाँ पर बोलता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। और इतना बोलते वो वहां से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में वो चीख उठता है कि मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और ये देखकर वहां पर मौजूद सभी के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वो चला जाता है एक ग्रोसरी स्टोर में, जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। तो स्टोर पर जाने के बाद उसका मालिक उससे पूछता है कि तुम इस वक्त काम क्यों कर रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे जैसे लड़के लौंडियाबाजी करते फिरते हैं, लेकिन तुम इस वक्त काम क्यों कर रहे हो। लेकिन आकागामी बोलता है कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ। तो इतना सुनते ही स्टोर का मालिक बोलता है लेकिन तुम्हारे पापा तो। और इतना बोलते ही आकागामी अपनी डरावने चेहरे लेकर उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है मैं अपने पापा से बिल्कुल ही अलग हूँ। तो ये सुनने के बाद स्टोर का मालिक और कुछ नहीं बोलता। लेकिन आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? जी हाँ, स्टोर का नाम जो कि था लोनली स्टोर। तो स्टोर का काम खत्म करने के बाद आकागामी अपनी घर की तरफ चल रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि लड़कियां पटाना, लौंडियाबाजी करना, गर्लफ्रेंड रखना, ये सब कुछ एविल काम है और मैं इन सब से बहुत ही दूर रहूंगा। मैं एक नोबेल लाइफ जीऊंगा और मैं एक टेंपल में चला जाऊंगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी एक ड्रम लुढ़कते हुए आता है और अचानक से आकागामी के ऊपर गिर पड़ता है, जिस वजह से आकागामी भी उस ड्रम के साथ लुढ़कते हुए एक दीवार पे जाके ठुक जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ टपकता है और वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये देखकर आकागामी की तो आंखें बाहर निकल आते हैं और वो बोलता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो अब वो लड़की आकागामी के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, अब मैं क्या करूं, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो ये सब कुछ वो बोल ही रहा होता है कि तभी आकागामी अचानक से खड़ा हो जाता है और वो उसे कुछ बोलकर वहां से तुरंत ही भाग जाता है, क्योंकि वो एक नोबेल लाइफ जीना चाहता था और वो वहां से तुरंत ही भाग जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। आकागामी फाइनली घर पहुंच जाता है और वो सो जाता है, लेकिन रात में अचानक उसके सपने में भी वो लड़की आ जाती है और ये देखकर आकागामी के पसीने छूट जाते हैं और उसकी नींद भी टूट जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं उस लड़की को अपने दिमाग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि आकागामी भी अपने दोस्तों की तरह लड़कियों को तार रहा होता है और लड़कियों की संतरे देख रहा होता है। तभी उसके दोनों दोस्त उसके पास आ जाता है और पूछता है कि आकागामी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि कुछ नहीं। अब वो दोनों आकागामी से पूछता है कि क्या तुम पार्टी करने चलोगे। तो आकागामी पहले तो थोड़ा सा नानू करता है, लेकिन फिर बाद में मान जाता है और वो बहुत ही ज्यादा टल्ली हो जाता है। बार में जाकर बहुत ही ज्यादा नाचता है, गाता है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है। लेकिन घर में आते ही दोबारा से उसे उसी लड़की की याद सताने लगती है। वो बोल रहा होता है कि मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, उसके बारे में मेरा फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, मैं क्या करूँ। और इतना बोलते हुए वो अपने बाल को खींचने लगता है और उस लड़की की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था और वो क्लास में भी फेल हो गया था। यानी कि समझ रहे हो, एक लड़की की हंसी तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी को भी बर्बाद कर सकती है। तो लड़कियों से दूर रहना मेरे लौंडो। अब वो बोलता है कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो एक ट्रेन में एक मॉन्क की ड्रेस पहनकर कहीं तो जा रहा था। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो टेम्पल में जा रहा था ताकि वो अपने आप को मेडिटेट कर सके और लड़कियों से दूर रह सके। तो ट्रेन में थोड़ी देर सफर करने के बाद वो फाइनली पहुंच जाता है टेम्पल में। इस टेम्पल का नाम होता है मिकाजुकी टेम्पल और वो बाहर खड़े होकर उस टेम्पल को थोड़ी देर घूरता है। अब आकागामी जोर जोर से टेम्पल की कॉलिंग बेल को बजाने लगता है, जिस वजह से एक लड़की आकर टेम्पल की डोर को खोल देती है
और आकागामी यहाँ पर यह देखता है कि ये वही रात वाली लड़की है। आकागामी को देखकर वो लड़की सॉरी सॉरी बोलती है और तुरंत ही चली जाती है अपनी कपड़े बदलने के लिए। इसी बीच आकागामी ये सोच रहा होता है कि मैं उस लड़की को यहाँ पर भी हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स में इतना ज्यादा गिर गया हूँ कि मैं कुछ भी हेलुसिनेट करने लग रहा हूँ शायद। और तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है, लेकिन आते आते वो थोड़ा सा गिर जाती है, जिस वजह से उसकी संतरे निकल आते हैं, जो देखकर आकागामी के मुंह से पानी टपकने लगता है, एकदम फव्वारे की तरह पानी गिरने लगता है और उसके बहुत तेजी से पसीने भी छूटने लगते हैं। तभी अचानक से आकागामी दौड़ते हुए वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता था इन लड़कियों से। लेकिन अचानक उसके पैर एक पत्थर पे टकरा जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और लुढ़कते हुए एक पेड़ पर जाकर टक्कर मार देता है। वो लड़की आकागामी के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन आकागामी उठकर ही उसे पकड़ लेता है और उसे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आकागामी और वो लड़की एक कमरे में अंदर बैठे हुए हैं और दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वो लड़की आकागामी से पूछती है कि तुम क्या पसंद करते हो। तो आकागामी ये सुनकर ये सोच रहा होता है कि शायद ये लड़की मेरा एग्जाम ले रही है, और वो इस ख्याल में डूब जाता है कि अगर मैं फेल कर गया तो शायद ये मुझे यहाँ से निकाल देगी। तो इस सवाल से बचने के लिए आकागामी उस लड़की से पूछता है कि टॉयलेट किधर है, जैसे कि हम लोग अपने एग्जाम हॉल में करते हैं। जब भी हम लोगों को कुछ पता नहीं होता तब हम लोग टॉयलेट की बहाना करके चले जाते हैं, और अब लोगों को तो पता ही है कि टॉयलेट में क्या होता है। मैं थोड़ा सा भटक गया था, तो मुद्दे पे आता है। तो टॉयलेट का नाम करके आकागामी उस रूम से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद इधर उधर थोड़ा सा टहलने लगता है। तभी उसको एक यार्ड दिखता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देता है और वो जाके देखता है कि एक बिल्ली एक गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है। तो आकागामी उस बिल्ली को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से आकागामी ही उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। लेकिन वो बिल्ली बहुत ही आसानी के साथ उस गड्ढे से अपने आप ही निकल आता है। दूसरी तरफ यूजुकी कीकी से ये बोल रही थी कि जो लड़का कल आने वाला था मुझे देखने के लिए वो आज ही आ गया है। तो कीकी पूछती है कि तुम कौन से लड़के की बात कर रहे हो। तो यूजुकी बोलती है कि मेरे फियांसे जिससे मेरे साथ शादी होने वाली है। तो कीकी बोलती है कि ये तुम्हारे फियांसे नहीं है, ये कोई और ही लड़का है। तो ये सुनने के बाद यूजुकी थोड़ा सा हैरान होता है और वो ये सोच में पड़ जाता है कि ये लड़का कौन है। यूजुकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुकोयो भी आ जाती है और वो आकर ये बोलती है कि मैं तुम लोगों की स्पाई कर रही थी कि तुम लोगों की मीटिंग कैसे चल रही है। तभी यूजुकी उसे बोलती है कि हम लोगों की टेंपल में एक घोस्ट घुस आया है, यानी कि यूजुकी आकागामी को एक घोस्ट समझ रही थी। और तभी पीछे से आकागामी आ जाता है जिसके सिर से बहुत तेज खून निकल रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल भूतों की तरह ही लग रहा था, जो देखने के बाद सुकोयो के अंदर से आत्मा निकल जाती है और सुकोयो डर के मारे नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी आकागामी लुढ़कते हुए आकर सुकोयो के ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ डायरेक्ट सुकोयो के संतरे पर चला जाता है, मतलब ठड़कपंती एट पीक। तभी यूजुकी उड़ते हुए आता है और एक फ्लाइंग लात आकागामी के सर पर दे मारता है, जिस वजह से आकागामी के मुंह से बहुत सारे खून निकल जाते हैं और दोनों वहां से अपनी जान लेकर भागने लगते हैं। और आकागामी भी उन दोनों के पीछे दौड़ के भागने लगता है और ये बोलने लगता है कि मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। लेकिन वो दोनों इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। रास्ते में वो लोग कागुरा को देखते हैं और बोलते हैं कि भागो। इतना बोलते ही वो लोग वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं, लेकिन आकागामी को देखकर कागुरा वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एक रूम के अंदर कागुरा और मीका मिलकर कुछ तो कर रहे थे, लेकिन बाहर इतना ज्यादा शोर शराबे की वजह से उन लोगों को कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से मीका बाहर निकल आती है और बोलती है कि तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। और तभी आकागामी बहुत तेजी से आकर मीका के पेट पे अपनी सर दे मारता है और वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं और आकागामी का हाथ मीका की टॉप के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से मीका की प्रॉपर्टीज दिखने लगता है और मीका यहाँ पर चीख उठता है। इस तरफ यूजुकी और सुकियो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो सोचते हैं कि वो लोग आकागामी के ऊपर हमला कर देंगे और उसके मुंह पर एक मुक्का मारेंगे, जिस वजह से अगर आकागामी एक घोस्ट होगा तो उसका मुक्का उस घोस्ट के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आकागामी एक असली बंदा हुआ तो उसका मुक्का जाके सीधा आकागामी के मुंह पर चिपक जाएगा। वो दोनों ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आकागामी आ जाता है और यूजुकी जो है वो आकागामी के ऊपर टूट पड़ती है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिस वजह से आकागामी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। अब कीकी आकर सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है और वो बोलती है कि ये वो लड़का नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो कि जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, बल्कि इसे तो इसके अंकल ने यहाँ पर भेजा है यहाँ पर रहने के लिए। तो ये सुनने के बाद यूजुकी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और आकागामी से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब सभी लड़कियां मिलकर ये डिसाइड करने लगते हैं कि आकागामी को यहाँ पर रहने दिया जाए या फिर नहीं। तभी सुकियो सभी लोगों को बोलती है कि ये एक बूब्स एडिक है और इससे यहाँ पर नहीं रहने दिया जा सकता है। तो ये सुनने के बाद कीकी बोलती है कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये है भी या फिर नहीं, और फिर अपनी खजाने की दरवाजा खोल देती है, जो देखकर आकागामी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तभी वो अपने आप को एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से उसकी नाक से बहुत सारे खून निकल आते हैं। ये देखने के बाद सभी डिसाइड करते हैं कि आकागामी को यहाँ पर और नहीं रहने दिया जा सकता। तो ये सब सुनने के बाद आकागामी सभी लोगों को बोलता है कि मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगा, और इतना बोलते ही वो वहाँ से ऋतिक रोशन की तरह निकल जाता है। लेकिन जब वो बस स्टैंड में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी आखिरी बात भी छूट चुकी है। तो वो वहीं पर बैठकर थोड़ा सा आराम करने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ यार यहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पर
पर यूजुकी आ जाती है और वो आकागामी को बोलती है तुम आज रात के लिए हमारे टेम्पल में ठहर सकते हो क्योंकि तुमने आज की आखिरी बात मिस कर दिया है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम हमारे टेम्पल में पूरी जिंदगी रह सकते हो। अब वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग अपने नाम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और आकागामी बोलता है कि मेरा नाम आकागामी है और यूजुको बोलती है कि मेरी नाम यूजुको है। लेकिन आकागामी का नाम सुनते ही यूजुको को कुछ याद आने लगती है। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और हम देखते हैं कि आकागामी माफी की पोज पर बैठा हुआ है और उसके ऊपर कोई तीर बरसा रहा है। तभी हम देखते हैं कि मीका उसके ऊपर बहुत गुस्से से तीर बरसा रहा होता है और वो बोलती है कि ये वही आकागामी है जिसके पापा ने हमारे पास से 20 मिलियन येन लेकर भाग गया था, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आकागामी बोलता है कि मैं जैसे भी करके तुम लोगों की 20 मिलियन येन पे करने की कोशिश करूंगा। तो अब यूजुकी आकागामी की साइड लेते हुए बोलती है कि हम ये पैसा इसकी बॉडी से निकालेंगे, मतलब इसकी बॉडी से वसूल करेंगे। ये सुनने के बाद सभी लोगों के साथ साथ आकागामी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को इस बात की इनर मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से पता था। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पहला वाला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूजुकी सभी लोगों को ये बोल रही थी कि हम लोग इसके कर्जे का पैसा इसके बॉडी से निकालेंगे। जो सुनने के बाद सभी लोगों के साथ साथ आकागामी भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इन लोगों को पता है कि बॉडी से निकालने का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर यूजुकी सभी लोगों को ये समझाने लगता है कि उसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था कि हम लोग इसे अपनी टेम्पल में काम कराएंगे, अपने कपड़े धुलवाएंगे, बर्तन मजवाएंगे, खाना भी पकवाएंगे और इस तरीके से हम लोग इसका कर्जा पूरा करेंगे। यूजुकी को आकागामी का साइड लेते हुए देखकर मिया और सुगियो उससे ये पूछता है कि क्या आकागामी तुम्हें कोई थ्रेट दिया है, लेकिन यूजुकी अपनी एक हाथ से एक पत्थर को तोड़ कर कहती है कि नहीं, ये मुझे कोई थ्रेट नहीं दे सकता। जो देखकर सुगियो और मिया दोनों ही चुप हो जाते हैं और यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है। अब यूजुकी आकागामी को धीरे धीरे करके पूरी टेम्पल घुमा के दिखाने लगती है क्योंकि आकागामी अब से उसी टेम्पल में काम करेगा। यूजुकी पहले तो आकागामी को इस टेम्पल की मूर्ति दिखाती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उस मूर्ति की सर को बैंडेड से लिपटा गया था ताकि उस मूर्ति का सर नीचे ना गिर जाए। रंगे हाथों पकड़ लेंगे और फिर टेम्पल से बहुत ही इजीली निकाल देंगे। तो ये प्लान सुनकर सभी लोग इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि तो इस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो सभी लोग सुकोयो की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा सेक्सी है, इसलिए इस काम को अंजाम तुम ही दोगी। लेकिन सुकोयो की तरफ उंगली करते हुए ये बोलती है कि तुम भी तो ये काम कर सकती हो, लेकिन किकी बोलती है कि मैं एक नन हूँ इसीलिए मैं ये सब काम नहीं कर सकती। तो सुकोयो के पास और कोई ऑप्शन ना रहने की वजह से सुकोयो इस काम के लिए मान जाती है, वो भी बिना मर्जी के साथ। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि 5 बजते ही आकागामी बहुत जोश के साथ उठ जाता है और टेम्पल में झाड़ू पोछा मारने लगता है और खाना भी पकाने लगता है। लेकिन तभी किचन में यूजुकी आ जाती है और वो अपनी नाइट ड्रेस में थी, जो देखकर आकागामी की सोए हुए अरमान जाग जाते हैं। इस वजह से आकागामी का बनाया हुआ खाना भी जलने लगता है और ये सब कुछ सुकोयो एक दरवाजे के पीछे से छुप छुप कर देख रही थी और वो सोचती है कि ये बंदा तो बिल्कुल हवस का पुजारी है, ठरकी कहीं का। अब यहाँ पर खाना कंप्लीट हो जाता है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आके बैठते हैं खाने के लिए। तो जब सुकोयो आकागामी का बनाया हुआ खाना खाती है तो वो देखती है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज है और वो सभी खाना एकदम सफाचट कर देती है। खाना खाने के बाद सुकोयो जबरदस्ती अपना खजाना आकागामी को दिखाने लगती है ताकि वो सीड्यूस्ड हो जाए और उसके ऊपर झपट पड़े। अब सुकोयो उसे अपनी खजाना दिखाते हुए बोलती है कि मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे काम है और टेम्पल को जल्दी से साफ सफाई करो। तो आकागामी बोलता है कि मैंने ऑलरेडी टेम्पल को साफ कर दिया है और सब कुछ चमका दिया है। तो सुकोयो बोलती है कि इस टेम्पल में एक बाथरूम भी है। तो आकागामी बोलता है कि मैंने उसको भी चमका दिया है। अब सुकोयो ग्रेवयार्ड के बारे में पूछती है तो आकागामी बोलती है कि मैंने उसको भी चमका दिया है। और ये सारी बातें सुनने के बाद सुकोयो की फटके 4 हो जाती है और वो ये सोचने लगता है कि ये सारे काम हम सभी लोग मिलकर पूरी दिन में कंप्लीट करते हैं और इस बंदे ने इतनी जल्दी पूरी की पूरी काम निपटा दिया। अब सुकोयो आकागामी को बाहर ले जाती है और उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है और वो बोलती है कि ये तुम्हारा ट्रेनिंग का हिस्सा है। दरअसल हम लोगों के पास झरना नहीं है, इसीलिए हम लोग इस पाइप से काम चला रहे हैं। और आकागामी ये सोचने लगता है कि ये भी मेरा मेडिटेशन का एक हिस्सा है और इसे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा करूंगा, जिस वजह से मैं लड़कियों से अपना ध्यान हटा सकता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने यूजुकी स्कूल ड्रेस में आ जाती है, जो देखकर आकागामी की सोया हुआ अरमान दोबारा से जाग जाते हैं। और आकागामी बोलता है कि मैं थोड़ा सा गरम गरम महसूस कर रहा हूँ, यानी कि इतने ठंडे पानी के अंदर भी वो गर्म हो रहा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आकागामी बाथरूम में नहा रहा था
और वो बहुत देर से नहा रहा था। तभी अचानक उसे ये ख्याल आता है कि उसे डिनर भी बनाना होगा, तो इसलिए वो जल्दी से बाथटब से उठकर गेट खोलता है। तब वो देखता है कि सामने ही सुकोयो अपनी तरबूज लेकर बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पर मेन ट्रेजेडी ये थी कि आकागामी पूरी तरीके से नंगा था और उसके दोनों लड्डू के साथ साथ एक केला भी दिख रहा था। और सुकोयो वहीं पर बैठ के ये सब देख लेती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल लाल हो जाती है। लेकिन आकागामी सुकोयो को वहाँ पर बैठा हुआ देखकर दौड़ के आकर दोबारा से बाथटब के अंदर घुस जाता है और सोचने लगता है कि सुकोयो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सुकोयो ये सोचने लगता है कि अगर मैं उसे थोड़ा सा अपना स्किन दिखाऊंगी तो वो जल्दी से आकर मेरे ऊपर झपट पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी युजुकी को मैसेज कर दिया है और वो 5 मिनट के अंदर ही बाथरूम में आ रही होगी। और वो धीरे धीरे करके अपनी खजाने की तिजोरी खोलने लगती है और आकागामी ये सोच रहा होता है कि इस लड़की को हो क्या गया है। लेकिन सुकोयो जैसा सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। सुकोयो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वो घबराते हुए थोड़ा सा पीछे हटती है और थोड़ा सा पीछे हटते ही वो एक अलमारी के साथ भिड़ जाती है, जिस वजह से उसके ऊपर रखा हुआ 2 बॉक्स उन लोगों के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन आकागामी यहाँ पर सुकोयो को जैसे तैसे करके बचा लेता है। लेकिन तभी एक बॉक्स ऊपर से आते हुए आकागामी के सर पे गिर जाता है, जिस वजह से आकागामी की होंठ सुकोयो के होंठ के साथ जुड़ जाता है। और तभी वहाँ पर युजुकी भी आ जाती है और वो ये सब कुछ देख लेती है कि क्या तुम इस टेम्पल को छोड़कर जा सकते हो। तो आकागामी कुछ ना कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ सभी लड़कियां मिलकर सुकोयो को कांग्रेचुलेशन कहने लगती है और बोलती है कि तुमने आखिरकार ये काम कर ही दिया। और हम लोग यहाँ पर सभी लोगों के आंखों में बहुत ज्यादा चमक देख सकते हैं। और सुकोयो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फुटेज खा रही थी। लेकिन जब सुकोयो युजुकी के साथ बातें करने जाती है तब युजुकी उसे थोड़ा सा इग्नोर करने लगती है, जो देखकर सुकोयो को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। तो सुकोयो जाकर युजुकी को पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो युजुकी बोलती है कि मैं जब भी तुम्हें देख रही हूँ तभी मुझे उसी मोमेंट का याद आ रहा है जब आकागामी नंगा होकर पड़ा हुआ था। अब वो दोनों मिलकर यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते सुकोयो फाइनली अपनी गलती मान लेती है और बोलती है कि इसमें आकागामी का कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो मेरा मदद कर रहा था और मैं ही उसे इस टेम्पल से निकालने के लिए उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन उसने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था और इस वजह से वो थोड़ा सा गिल्टी भी फील करने लगती है। इसलिए वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जाके आकागामी के साथ बातें करेंगे। लेकिन तभी किकी वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि आकागामी अपनी बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चला गया है। इस तरफ हम देखते हैं कि आकागामी अपनी बोरिया बिस्तर लेकर एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर बोलता है कि मैंने एक लड़की को किस कर दिया है, इसीलिए आप मुझे गिरफ्तार कर लो। तो वो पुलिस बंदा उसे एक लात मार के ऑफिस से निकाल देता है और वो बोलता है कि तुम दोबारा से यहाँ पर मत दिख जाना। अब आकागामी के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो दोबारा से अपनी पुरानी रूम की तरफ जाता है और वहाँ पर जाके उसे ये पता चलता है कि उसकी रूम में ऑलरेडी कोई आ चुका है। तो आकागामी रूम ओनर से ये पूछता है कि मेरा सामान का क्या हुआ। तो रूम ओनर ये बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा सामान फेंक दिया है। अब आकागामी के पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं था, इसीलिए वो एक जगह पर एक आकागामी को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब आकागामी और सुकोयो दोनों मिलकर चले जाते हैं किचन में और युजुकी चली जाती है नहाने के लिए। तब युजुकी सुकोयो को पुकारती है कि आ जाओ, हम दोनों साथ में नहाएंगे। तो युजुकी भी उसके बाद मानकर एक साथ नहाने के लिए चली जाती है और इस तरफ आकागामी कुरोगे के साथ डिनर तैयार करने के लिए जुट जाता है। तभी आकागामी आहिस्ता आहिस्ता करके ये बोलने लगता है कि मुझे युजुकी के बारे में सब कुछ जानना है और ये बात कुरोगे सुन लेती है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें युजुकी के बारे में सब कुछ जानना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और बोलती है कि वो लोग अभी नहा रही है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए उन लोगों की बाथरूम की गेट खोल सकती हूँ। और इतना कहते ही कुरोगे चली जाती है बाथरूम की तरफ और उसकी गेट खोलने ही वाली होती है। लेकिन तभी आकागामी पीछे से चीखते हुए आता है कुरोगे को पकड़ने के लिए, लेकिन कुरोगे वहां से हट जाती है, जिस वजह से आकागामी का हाथ बाथरूम की गेट के हैंडल पे गिर जाता है और गेट खुल जाता है। और तभी आकागामी उन दोनों को नेकेड देख लेता है और यहाँ पर क्रिएट हो जाता है एक और ऑकवर्ड सिचुएशन। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि युजुकी और सुकोयो दोनों मिलकर आकागामी को पीट पीट के उसका भर्ता बना दिया है और उसे गाली देकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। आकागामी टेबल पर ही गिरा हुआ था और तभी उसके पास मिया आ जाती है और आकागामी को लड़ने के लिए चैलेंज कर देती है। एपिसोड की शुरुआत होती है मिया को दिखाते हुए, जहाँ पर मिया ये बोल रही थी कि मुझे पता है कि तुम युजुकी और सुकोयो को अपनी बस में कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर नहीं आने वाली।
और अब इस टेम्पल को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन मैं तुम्हें इस टेम्पल को छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगी, बल्कि मैं तुम्हें जब 1-on-1 फाइट में हरा दूंगी तब मैं तुम्हारी नुन्नू काट दूंगी। मतलब अब यहाँ पर हमें इंट्रो दिखाया जाता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि सुकुयो, कुरोगे और युजुकी कहीं पर जा रही होती है और आगामी उन लोगों को बाय कहता है। दूसरी तरफ हमें मिया की सेक्सी बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुरागी मिया की सेक्सी बॉडी को पट्टी बांध के टाइट कर रही थी। दरअसल मिया यहाँ पर आगामी के साथ फाइट के लिए प्रिपरेशन ले रही थी। उफ क्या बॉडी है। और इस तरफ आकागामी उन लोगों को फाइनली बाय बाय कहता है और वो तीनों लड़की एक साथ कहीं चली जाती है। लेकिन तभी आकागामी के पीछे से मिया उसके पीछे आ खड़ा होती है। तो आकागामी मिया की बातों को इग्नोर करके कागुरा के साथ बातें करने लगती है। तो कागुरा यहाँ पर बोलती है कि मैं मिया की देखभाल करती हूँ। तो आकागामी कागुरा को बोलता है कि इसका मतलब तुम मिया की बड़ी बहन हो। हाँ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। जो सुनकर मिया बोलती है कि अबे बहने कब से बन गए हम, और बड़ी मैं हूँ तू नहीं। अब आकागामी मिया को बोलता है कि मिया हम लोग ये फाइट रोक क्यों नहीं देते। तो मिया आकागामी को बोलती है कि तू पागल वागल हो गया क्या, मैं अभी तक भूला नहीं कि तूने मेरे साथ क्या किया था। अब मिया और आकागामी दोनों ही अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और कागुरा फाइनली ये फाइट स्टार्ट कर देती है और मिया पहले ही ब्लो में आकागामी की थोड़े से बाल काट देते हैं। और मिया आकागामी को बोलती है कि इस बार मेरी तलवार तुम्हारे बाल नहीं काटेगा बल्कि घुसेगा तुम्हारी गांड, मेरा मतलब तुम्हारी गर्दन में। तो ये सुनने के बाद आकागामी ये बोलता है कि इसका मतलब ये सीरियस है। अब मिया दोबारा से आकागामी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन इस बार आकागामी अपनी कटाना फेंक देता है और अपने दोनों हाथ सामने ले आता है उसके कटाना को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी अचानक मिया की तन बदन से एक पट्टी निकल आती है जिसको कागुरा पकड़ लेती है और जिस वजह से मिया की कपड़े इधर उधर सड़क जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी दिखने लगती है और आकागामी फाइनली पकड़ लेता है काटाना को नहीं, मिया की संतरों को। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुरोगे और आकागामी दोनों बैठकर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि मिया को आखिर क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो कुरोगे आकागामी को बोलती है कि आकागामी तुम डिसाइड करो कि मिया को क्या पनिशमेंट दिया जाए, क्या मैं इसे पनिशमेंट करूंगा। और फिर कागुरा कहीं से एक बुक निकालती है और मिया को डिफरेंट पनिशमेंट दिखाने लगती है। ये देख, इसमें आदमी को तिल लगाकर उल्टा लेटना पड़ता है। और किताब की पनिशमेंट देखने के बाद मिया की मुंह शर्म के मारे लाल लाल हो जाती है। लेकिन फिर भी मिया ये कहती है कि ठीक है, मैं इस पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। लेकिन आकागामी उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें इस पनिशमेंट को करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिया आकागामी को बोलती है कि तू चुप कर, मुझे तेरी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आकागामी मिया को ये बोलता है कि मुझे तुमसे कोई पनिशमेंट नहीं करवानी, बल्कि मुझे तुमसे कोई और चीज चाहिए। और इतना कहते ही आकागामी मिया की तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है, जो देखकर मिया ये समझ जाती है कि आकागामी को क्या चाहिए। और फिर आकागामी मिया को ये बोलता है कि प्लीज एक रात, बस सिर्फ एक रात के लिए ये चीज मुझे दे दो और फिर मैं इससे डिफरेंट चीजें सीख जाऊंगा। लेकिन मिया की यहाँ शर्म के मारे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही थी, इसलिए वो यहाँ से दौड़ के भाग जाती है। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और रात में हम देखते हैं कि आकागामी अपने बिस्तर में लेटे लेटे ये सोच रहा होता है कि मुझे वो पनिशमेंट वाली बुक चाहिए किसी भी हालत में। हाँ, इन दोनों के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका था। आकागामी को वो पनिशमेंट वाली बुक चाहिए था, लेकिन मिया ये समझ रही थी कि आकागामी को कुछ और ही चाहिए। और बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हो। अब आकागामी फाइनली अपनी आंखें बंद करता है सोने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि मिया उसके ऊपर चढ़कर बैठी हुई है और मिया कहती है कि मैं तैयार हूँ पनिशमेंट के लिए। तो वह सोचता है कि अबे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से मिया अपनी तिजोरी खोल देती है और अपनी प्रॉपर्टीज आकागामी के हवाले कर देती है और मिया की वजन की वजह से आकागामी की दम घुटने लगता है। लेकिन मिया आकागामी को ये बोलती है कि ये एक हसीन सपना है और वो भी सिर्फ आज रात के लिए। तो आकागामी सोचता है कि अच्छा, तो ये एक सपना है तो कोई बात नहीं। और वो थोड़ा सा इधर उधर देखकर मिया की संतरों को दबाने के लिए अपनी हाथ बढ़ाता है ये कि तभी उसे कागुरा दिख जाता है और वो उन दोनों की MMS वीडियो बना रही थी अपने आप को वायरल करने के लिए। तो अब आकागामी मिया को अपने ऊपर से हटाते हुए ये कहता है कि तुझे अगर बुक नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन तू अपनी दुकान जल्दी से बंद कर। तो मिया कहती है कि एक मिनट, तब क्या तुम मुझसे वो बुक मांग रहे थे। तो आकागामी बोलता है तो और क्या, तूने क्या समझा था। लेकिन मिया यहाँ पर कुछ नहीं बोलती और शर्म के मारे वहां से भाग जाती है। अब मिया डिसाइड करती है कि वो एक कमरे के अंदर बैठकर मेडिटेशन करेगी और कमरे के अंदर जाते ही वो देखता है कि आकागामी पहले से वहां पर बैठा हुआ है। तो मिया ये देखकर उस कमरे से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि ये दरवाजा बाहर से लॉक हो चुकी थी और ये काम कुरोगे ने की थी। कुरोगे उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। अब आकागामी और मिया दोनों ये समझ जाते हैं कि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और उन लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था, इस वजह से वो लोग किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके उन लोगों को ठंड लगने लगती है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्बल, और इस वजह से आकागामी मिया को उस कम्बल को ऑफर करता है। लेकिन मिया यहाँ पर उस कम्बल को लेने के लिए नहीं मानती। लेकिन कुछ देर में ही मिया को एक बहुत बड़ी छींक आती है। इतनी प्यारी लग रही है यार। एनीवेज, तो ये देखकर आकागामी मिया को वो कम्बल दे देता है और दोनों ही उस घर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर मिया बातों ही बातों में अपनी पास्ट के बारे में बातें करने लगती है, जहाँ पर मिया ये कहती है कि मेरी मॉम एक बहुत ही बड़ी लौंडाबाज था, यानी कि उसके मॉम के मुताबिक एक लौंडिया कभी भी एक लौंडे के साथ खुश नहीं रह सकता और उसके मॉम के ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स भी थे। यानी कि समझ रहे हो, आकागामी के फादर एंड मिया की मॉम दोनों ही बिल्कुल एक जैसी है और इसी की वजह से मिया अपनी स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं बना पाई थी। तो मिया की बातों को सुनने के बाद आकागामी की आंखों से आंसू टपकने लगता है। तो ये देखकर मिया आकागामी से
पूछती है कि तू क्यों रो रहा है। तो आकागामी बोलता है कि तुम्हारे मॉम और मेरे डैड बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मेरे डैड भी एक बहुत ही बड़ा प्लेबॉय और तुम्हारी मॉम भी एक बहुत ही बड़ी प्ले गर्ल है। अब आकागामी मिया को ये ऑफर करता है कि चल हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करेंगे और एक साथ ही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। लेकिन मिया बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के बीच में नहीं आना चाहती। लेकिन आकागामी बोलता है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर ही सकते हैं। अब आकागामी के बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद मिया फाइनली मान ही जाता है एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और थोड़ा सा फील लेने लगते हैं कि तभी कागुरा दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। तो मिया कागुरा से पूछती है कि तू कब से यहाँ पर खड़ी हुई है। तो कागुरा बोलती है कि मैंने तुम लोगों की सारे बातें सुन लिया है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुका है और यूजुकी भी टेंपल में आ चुकी है और वो सुबह सुबह टेंपल को झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर कागुरा के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर वो देखती है कि कागुरा चुप चुप के किसी की वीडियो बना रही थी। तभी यूजुकी कागुरा के पास चली जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब कागुरा यूजुकी को उस रूम के अंदर की सीन दिखाती है। तो यूजुकी रूम के अंदर देखती है कि आकागामी और मिया दोनों मिलकर कुछ अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी और दोनों मिलकर कुछ तो कर रहे थे, जो देखकर यूजुकी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर गोल मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पर आकागामी के साथ साथ सभी लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सभी लोग एक साथ क्लियर कर लेते हैं। और तभी यूजुकी को ये पता चलता है कि आकागामी और मिया दोनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ पर कीकी आ जाती है और कीकी यूजुकी को बोलती है कि तुम्हारी आज तो मीटिंग थी, तुम भूल गई हो क्या। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजुकी और आकागामी दोनों ही बहुत ही तेजी से दौड़ रहे थे क्योंकि वो दोनों एक टेंपल में जा रहे थे जहाँ पर यूजुकी के साथ एक बंदे की मीटिंग सेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि यूजुकी को किमोनो पहना था क्योंकि किमोनो के बगैर ये मीटिंग नहीं हो सकती। तो आकागामी बोलता है कि मैं एक किमोनो की दुकान में काम करता था पहले, तो तुम उसमें जाकर किमोनो चेंज कर सकती हो। और बातों बातों में यूजुकी आकागामी को ये बोलने लगती है कि हम लोग इस टेंपल में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते क्योंकि ये टेंपल बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है और इस टेंपल में कोई पुजारी भी नहीं है और मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर नहीं है, तो इसी वजह से हमें ये टेंपल भी छोड़ना पड़ेगा। और इस टेंपल को बचाने के सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस मंदिर की पुजारी के साथ शादी कर लेना। जो सुनने के बाद आकागामी बोलता है कि तू सिर्फ इस टेंपल को बचाने के लिए शादी कर रही है, जिसके रिप्लाई में यूजुकी बोलती है कि हाँ और ये मेरा फैसला है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की बस छूट जाती है। ये देखकर आकागामी तुरंत एक बंदे का स्कूटी जुगाड़ कर लेता है और वो यूजुकी को बोलती है कि यूजुकी ये बंदा हम लोगों को ये स्कूटी उधार में दे रहा है। और फिर आकागामी यूजुकी को लेकर स्कूटी बहुत ही तेजी से भागने लगता है और फिर जाते जाते बीच रास्ते में स्कूटी की तेल खत्म हो जाती है और यूजुकी यहाँ पर दोबारा से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लेकिन तभी अचानक यूजुकी को एक बस दिख जाती है और दोनों ही उस बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन बस में चढ़ने के बाद उन दोनों को ये रियलाइज होता है कि ये कोई बस नहीं है बल्कि एक कार्गो ट्रक है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो यूजुकी ये देखकर दोबारा से उदास हो जाती है और वो बोलती है कि आकागामी मैं तुम्हारी सारे के सारे मेहनतों पे पानी फेंक दिया। लेकिन आकागामी यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी देखता है और वो बोलता है कि यही सही वक्त है अपनी किमोनो पहनने का। और फिर बोलता है कि हम लोग अगले सिग्नल में इस ट्रक से उतर जाएंगे और फिर मैं इस ट्रक को उधार में ले लूंगा क्योंकि मुझे ट्रक चलाना भी आता है। तो यूजुकी बोलती है कि तू तो पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जे में है, फिर भी तू इतना ज्यादा कर्जा करने जा रहा है। तो आकागामी बोलता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि यूजुकी किमोनो पहनने के लिए रेडी हो जाती है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही बचा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत थर्ड एपिसोड की लास्ट सीन से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूजुकी और आकागामी दोनों मिलकर दौड़ते हुए एक टेंपल में किसी के साथ मिलने के लिए जा रही थी, जहाँ पर यूजुकी आकागामी को ये बोल रही थी कि उसके साथ यूजुकी का मिलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टेंपल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो उसके साथ नहीं मिलेगी तो ये टेंपल बंद होने वाली है। और वो उसे ये भी बताती है कि उसके साथ यूजुकी की शादी होने वाली है। और ये सब बातें करते करते वो लोग दौड़ रहे थे लेकिन आखिरकार उन लोगों की बस छूट जाती है। तो यहाँ पर आकागामी एक बंदे से उसकी स्कूटी उधार ले लेता है और दोनों दोबारा से वहां से चलने लगते हैं। लेकिन रास्ते में स्कूटी की भी तेल खत्म हो जाती है। तभी यूजुकी की नजर पड़ती है एक बस में और वो दोनों जल्दी से उस बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन बस में चढ़ने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि ये कोई बस नहीं है बल्कि एक ट्रक है। और यूजुकी यहाँ पर दोबारा से उदास हो जाती है। लेकिन ठरकी आकागामी को यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी दिखता है और वो यूजुकी को बोलता है कि यही अपॉर्चुनिटी है। आकागामी उसे उसकी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनने के लिए कह देती है और यहाँ पर एक इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रो के बाद ही हम लोग देखते हैं कि यूजुकी उस ड्रेस को पहन चुकी थी। पहनने वाला सीन क्यों नहीं डाला बे। एनीवेज यहाँ पर हम देखते हैं कि आकागामी और यूजुकी दोनों मिलकर उस ट्रक को उधार पे ले लिया था और आकागामी उस ट्रक को ड्राइव कर रहा था। और इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कीकी और यूजुकी दोनों मिलकर कुछ बातें कर रहे थे, जहाँ पर यूजुकी कीकी को ये बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि ये टेंपल बंद हो जाए, लेकिन कीकी कहती है कि तुम्हें एक नन बनने में टोटल 3 इयर्स का टाइम लगेगा लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 ही साल का टाइम है और इसी बीच हमें किसी न किसी पुजारी को यहाँ पर ले आना पड़ेगा वरना इस टेंपल को बंद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये सुनने के बाद यूजुकी कहती है कि मैं एक मैच मेकर ढूंढने वाली हूँ, यानी कि वो शादी करने वाली है 17 साल की उम्र में। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता या फिर शायद होता है। एनीवेज उन सब बातों में नहीं जाने वाला हूँ मैं। तो अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और वो लोग फाइनली प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आकागामी उस ट्रक को मतलब बहुत ही बुरी तरीके से चला रहा होता है और चलाते चलाते वो लोग फाइनल टेंपल में पहुंच जाता है। लेकिन आकागामी उस ट्रक को
डायरेक्ट एक पेड़ पे ठोक देता है। और ये देखकर यूजुकी बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि आकागामी फाइनली हम लोग टाइम पे पहुंच चुके हैं। और यूजुकी यहाँ पर आकागामी को बाय कह के मटकते मटकते टेंपल के अंदर चली जाती है। और यूजुकी आकागामी को बोलती है कि यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया और इससे आगे का चीज मैं संभाल लूंगी। और इतना कहते ही वो टेंपल के अंदर घुस जाती है। लेकिन इस तरफ आकागामी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यूजुकी अब शादी कर लेगी, वो यानी कि वो उस बंदे के साथ बच्चा पैदा करेगी, ये करेगी वो करेगी। पता नहीं क्यों इस बंदे का दिमाग बिल्कुल मेरी ही तरह चलता है। एनीवेज इन सब बातों को साइड में रखते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि आकागामी की ट्रक के अंदर एक नन घुस आती है और वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तभी वो नन आकागामी को पकड़ के घसीटते हुए टेंपल के अंदर लेकर चली जाती है टेंपल के काम करवाने के लिए। टेंपल के अंदर हम देखते हैं कि यूजुकी और वो बंदा जिसका नाम कीजो हुआ था, वो दोनों आमने सामने होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पोलाइटली तरीके से एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं। ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं होता। और फिर वो दोनों वहीं पर बैठ के थोड़ा सा बातचीत करने लगते हैं। तभी यूजुकी की नज़र थोड़ा सा बाहर जाती है और वो देखती है कि बाहर ही आकागामी एक झाड़ू लेकर खड़ा हुआ है, जो देखकर यूजुकी की तो होश ही उड़ जाती है और वो सोचती है कि आकागामी यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आकागामी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ चल रहा होता है जो सब तुम्हारे दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। यानी कि वो यही ख्याल में पड़ा हुआ होता है कि ये बंदा इसके साथ शादी कर लेगा, बच्चे पैदा कर लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। मतलब समझ रहे हो ना, तुम लोग समझ जाओ। अगर नहीं समझ रहे हो तो एनीमे देख लो, जाके जाओ। तो यहाँ पर भी आकागामी अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को मुक्के ही मुक्के झड़ने लगता है, जो देखकर यूजुकी तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। तभी हुआन यूजुकी को पूछता है क्या तुम नर्वस हो। लेकिन यूजुकी यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस तरीके से बोलती है कि नहीं मैं तो नर्वस नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आकागामी को वही नन दोबारा से बुलाती है और ले आकर उस बंदे के मतलब हुआन के सामने ले आकर बैठा देता है। अब वो तीनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। यहाँ पर यूजुकी आकागामी की तरफ ऐसी बुरी तरीके से देखती है कि आकागामी के पसीने छूटने लगते हैं और आकागामी आई एम सॉरी कहने लगता है अपने ही मन में। अब आकागामी इस ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए फाइनली पूछ ही लेता है कि माय लॉर्ड आप अपने स्वीट हार्ट के साथ पहले डेट में क्या करना चाहते हैं। तो हुआन बोलता है कि मैं उसे एक मूवी डेट में लेकर जाना चाहता हूँ। तो आकागामी यहाँ पर दोबारा से सोचने लगता है कि ये बंदा मूवी डेट में ले जाकर क्या करने वाला है, वहाँ पर अंधेरा होगा, वहाँ पर वो उसके साथ फायदा भी उठा सकता है। और ये सब कुछ सोचते सोचते आकागामी का खून खौलने लगता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करने लगता है। तो आकागामी अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर दोबारा से माय लॉर्ड यानी कि हुआ से ये पूछता है कि आप दिन में क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो हुआ बोलता है कि मैं हॉट स्प्रिंग में नहाना पसंद करता हूँ। जो सुनने के बाद आकागामी दोबारा से अपने ख्यालों में खो जाता है और उसके खून दोबारा से खोलने लगता है। अब दोबारा से आकागामी अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और वो पूछता है कि आप अब शादी के बाद क्या सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। तो हुआ वहाँ पर बोलता है कि मुझे 10 बच्चे पैदा करना है। जो सुनने के बाद तो आकागामी की दिमाग फट ही जाता है मतलब, और वो वहीं पर मुंह से बहुत सारे खून निकाल के वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे घसीटते हुए लेकर चला जाता है। अब हुआ यूजुकी को ये बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन मुझे इंसान पहचानना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है और मुझे ये समझ में आया है कि वो बंदा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा केयरफुल है, वो बंदा तुम्हारे लिए परवाह करता है और वो हम लोगों से कोई भी झूठ नहीं कहा है। जो सुनने के बाद यूजुकी बोलती है कि झूठ। तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कीकी यूजुकी को ये समझा रही होती है कि तुम्हें उस बंदे से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसे एंगेजमेंट करोगे और उसके पास से थोड़ा सा मतलब 3 साल का वक्त ले लोगे और जब भी तुम 3 साल बाद एक नन बन जाओगी तभी तुम उससे एंगेजमेंट तोड़ देना, बस उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी बीच तुम्हें उस बंदे से प्यार हो जाए तो तुम उसके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें तुम्हारा भी फायदा और सब लोगों का फायदा। लेकिन यहाँ पर यूजुकी को ये चीजें थोड़ा सा स्कैम लग रही होती है और बोलती है कि क्या ये स्कैम नहीं हो जाएगा। लेकिन कीकी की थोड़ा सा समझाने के बाद यूजुकी भी इस बात में मान जाती है और बोलती है कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूजुकी उस बंदे से यानी कि हुआ से झूठ नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए यूजुकी उस बंदे से माफी मांग लेती है और सारा कुछ सच बता देती है। और यूजुकी हुआ से रिक्वेस्ट करने लगती है ताकि उसे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। लेकिन हुआ उसे टाइम देने के लिए नहीं मान रहा होता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि एक टेम्पल को संभाल ले, और जहाँ तक मुझे पता है कि वो टेम्पल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और वो टूट फूट भी चुका है और उसे ठीक करना एक बेवकूफ़ी वाली काम होगी। और ये सब कुछ बातें आकागामी साइड में बैठकर सुन रहा होता है। तो आकागामी अब आकर हुआन के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज उस टेम्पल को बख्श दो, प्लीज उस टेम्पल को खुला रखने दो। तो वो प्रीस्ट मतलब हुआन बोलता है कि इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा, अगर वो टेम्पल बंद हो जाता है तो तुम्हें कोई भी कर्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आकागामी यहाँ पर बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि वो टेम्पल खुला रहे और मैं चाहता हूँ कि यूजुकी हमेशा खुशी रहे। तो ये सुनने के बाद हुआन आकागामी से बोलता है कि क्या तुम यूजुकी को पूरी जिंदगी खुशी रखोगे?
आकागामी बोलता है कि हाँ रखूंगा। अब हुयोन दोबारा से बोलता है कि क्या तुम यूजुकी की बुरे वक्त में तुम उसके साथ रहोगे? तो आकागामी बोलता है कि हाँ मैं रहूंगा। क्या तुम लोग एक साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करोगे? तो आकागामी बोलता है कि हाँ मैं करूंगा। तो ये सब कुछ बातें सुनने के बाद और उन लोगों की डेडिकेशन सुनने के बाद हुयोन फाइनली मान ही जाता है उन लोगों को थोड़ा सा वक्त देने के लिए। अब उस टेम्पल से निकलते निकलते उन लोगों का रात हो जाता है और उन लोगों के बस भी छूट जाता है, इसलिए वो लोग पैदल ही चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो चलते चलते आकागामी ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उन लोगों ने उस टेम्पल को बचा लिया है, जो देखकर यूजुकी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वो दौड़ के जाके आकागामी की आंखों को पकड़ लेती है ताकि आकागामी उसके रोते हुए चेहरे को ना देख पाए। लेकिन आकागामी उसके चेहरे को देख लेता है और बोलता है कि तुम ब्लश भी कर रहे हो और रो भी रहे हो, वो भी एक साथ। और ये देखकर यूजुकी भी बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। अब फाइनली वो लोग स्टेशन में पहुंचते हैं और स्टेशन में पहुंचने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों की आखिरी ट्रेन भी छूट चुकी है, जो देखकर तो वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बस से जाएंगे, लेकिन बाहर आकर उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों का बस भी छूट चुका है, मतलब वहां पर जो लास्ट बस था वो भी छूट चुका है। तो अब उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो लोग थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे होते हैं और रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन लोगों के सामने आता है लव होटल, जहाँ पर वो सब चीजें ही होता है जो आप लोग अभी तक सोच रहे थे। तो पहले तो वो दोनों उस लव होटल में जाने के लिए नहीं मानता, लेकिन लास्ट में यूजुकी बोलती है कि चलो हम लोग इस होटल में ही चेक इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकागामी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में, मतलब बहुत ज्यादा नर्वसनेस के साथ बोलता है कि हाँ ठीक है चलो चलो। तो वो लोग फाइनली चले जाते हैं उस होटल के अंदर और वहाँ पर जाके एक रूम बुक कर लेते हैं और आकागामी उस रूम की चाबी को ले लेता है और उसका हाथ यहाँ पर बहुत ज्यादा कांप रहा होता है उस रूम को खोलने के बाद। तो रूम के अंदर आते ही उन लोगों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन यानी कि सन्नाटा क्रिएट हो जाता है। तो उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए यूजुकी आकागामी को बोलता है कि जाओ जाके एक शावर ले लो, जो सुनने के बाद आकागामी का तो खरा हो जाता है। रोंगटे, तुम लोग क्या सोच रहे थे? तो आकागामी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए फाइनली चला जाता है शावर में और वो शावर लेने लगता है। और नहाते वक्त वो अभी भी वही सब कुछ सोच रहा होता है जो वो हर वक्त सोच रहता है, मतलब मेरे दिमाग में भी वही चलता रहता है हर वक्त, पता नहीं क्यों। तो नहाते नहाते वो सोचता है कि अभी टाइम शायद हो चुका है, अभी मुझे निकलना चाहिए और वो फाइनली निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर यूजुकी तो एडल्ट फिल्म्स देख रही होती है, वो भी चुपके वो मजे ले रही थी लॉन्डी। तो आकागामी की आने की आवाज सुनते ही यूजुकी उस टीवी को बंद कर देती है और चुपचाप नहाने के लिए चली जाती है। तो अब आकागामी आकर जैसे ही टीवी को ऑन करता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर एडल्ट फिल्म चल रहा होता है और तभी वो उस टीवी को दोबारा से बंद कर देता है और वो ये सोचने लगता है कि कुरोगी जो कुछ भी कह रहा था, यानी कि यूजुकी के बारे में जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सही था, यानी कि यूजुकी एक ठरकी है, बहुत ज्यादा बड़ी ठरकी और वो भी क्वाइट ठरकी, मतलब चुपचाप ठरकी। लेकिन आकागामी यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगता है और वो बोलता है कि यूजुकी को मेरे वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इस तरफ जब यूजुकी नहाकर बाहर आती है तब वो देखती है कि आकागामी अपने आप को वहाँ पर लगा हुआ जंजीरों के साथ बांध लिया है, जो देखकर यूजुकी धीरे धीरे आकागामी की तरफ आने लगती है और उसके बहुत करीब आने के बाद यूजुकी आकागामी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इस तरफ आकागामी यूजुकी करके चीखते रहता है, लेकिन यूजुकी कोई भी बात नहीं सुनता। एपिसोड की शुरुआत माकाजुकी टेम्पल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह सुबह सुकियो बैठकर ये सोच रही थी कि यूजुकी कहाँ होगी और कैसी होगी। तभी अचानक यूजुकी और आकागामी दोनों ही वापस आ जाते हैं लव होटल से, जो कि आप लोगों को पहले वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तो यूजुकी के आते ही सुकियो उसके साथ सवाल जवाब करने लगती है और वो पूछती है कि तुम लोग पूरी रात कहाँ थे और तुम्हारा फोन भी क्यों नहीं लग रहा था। तो यूजुकी बोलती है कि दरअसल मेरा फोन डेड हो चुका था, इसलिए मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। तो सुकियो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो यूजुकी और आकागामी दोनों बोलने लगते हैं कि नहीं कुछ भी बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ। तो ये देखकर सुकियो समझ जाती है कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो पूछती है कि कुछ बुरा हुआ है क्या। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुकियो और यूजुकी दोनों मिलकर स्कूल जा रही थी और दोनों ही आपस में बातें कर रही थी। बातें करते करते यूजुकी सुकियो को सब कुछ सच बता देती है और वो उसे ये भी बोल देती है कि वो लोग लव होटल में रुके थे। तो यूजुकी ये सब बातें सुनकर विश्वास नहीं कर रही थी कि तुम लोग लव होटल में रुके थे और फिर तुम लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा संदेहजनक लग रहा है मुझे। और फिर सुकियो बोलती है कि तुम उसी दिन चीट करने वाला हो जिस दिन तुम अपने फियांसे के साथ मिलके आई हो। लेकिन यूजुकी यहाँ पर बोलती है कि नहीं हम लोगों के बीच तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सुकियो बोलती है कि इस बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे स्कूल में कि आकागामी हम लोगों के साथ रहता है और लव होटल के बारे में भी कुछ भी नहीं बताओगे। तो यूजुकी बोलती है कि हाँ अच्छा ठीक है कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं। अब क्लासरूम के अंदर हम देखते हैं कि यूजुकी बैठकर अपनी जूस पी रही थी, तभी उसके पास उसके दो दोस्त आती है और वो दोनों सुकियो के पास आकर बोलने लगती है कि तुमने अपनी बॉयफ्रेंड भी बना चुकी हो और हम लोगों को बताया भी नहीं। तो यूजुकी बोलती है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड, ये कब हुआ। तो उसके दोनों दोस्त बोलने लगते हैं कि हम लोगों के पास वो डार्क वेब से खबर आया है कि तुम ब्रिज के पास किसी लड़के से चुम्मा चाटी कर रहे थे। तो
सुकियो बोलती है कि अरे नहीं नहीं, वहाँ पर तो मैं सिर्फ उसके कानों में बातें कर रही थी, किस तो उससे भी बहुत ज्यादा पहले हुआ था। तो उसके दोनों दोस्त बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब तुमने किस किया था। तो ये सुनने के बाद सुकियो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तभी सुकियो की नजर बाहर जाती है और वो देखती है कि आकागामी वहीं पर ही खड़ा हुआ है और वो सुकियो के लंच लेकर आया हुआ था। तो ये देखकर सुकियो क्लासरूम के पर्दे को जल्दी से खींच देती है और बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ नर्स रूम से, और दौड़ के चला जाता है आकागामी के पास। इस तरफ हम देखते हैं कि आकागामी इधर उधर देख रहा होता है और दो बंदे से ये पूछ रहा होता है कि सुकियो की क्लासरूम किस तरफ है। तभी वहां पर सुकियो आ जाती है और एक निंजा टेक्निक मार के आकागामी को बेहोश कर देती है। जब आकागामी का आंख खुलता है तब वो देखता है कि आकागामी और सुकियो उसके पास ही बैठे हुई है। तो सुकियो आकागामी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि तुम अपने लंच घर पर ही भूल के आ गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे लंच देने के लिए आया हूँ। और बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, और इतना बोलते ही वो वहां से निकलने लगता है। लेकिन सुकियो उसे वहीं पर ही रोक लेती है और बोलती है कि बाहर बहुत ज्यादा बंदे होंगे, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और तभी नर्स रूम में सुकियो के वही दो दोस्त आ जाती है। इस वजह से सुकियो के पास और कोई चारा नहीं रहता है और इसीलिए सुकियो आकागामी को अपनी बेडशीट के अंदर घुसा लेती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। तो सुकियो के दोनों दोस्त अंदर आते ही सुकियो से उसके हालचाल पूछने लगती है। तभी एक दोस्त ये नोटिस करती है कि सुकियो की पैर थोड़ा सा लंबी लग रही है, और ये सुनते ही सुकियो और आकागामी दोनों ही एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाती है। और इस तरफ सुकियो आकागामी की मुंह को अपनी के अंदर घुसा लेती है, जिस वजह से आकागामी की दम घुटने लगता है और वो सुकियो के संतरों पर एक बाइट कर देता है और इस बाइट की वजह से सुकियो की बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। तो अब वो दोनों दोस्त सुकियो को ये बोलती है कि तुम आर्चरी क्लास में क्यों नहीं आ जाते दोबारा से, कुछ ही दिनों के अंदर ही टूर्नामेंट होने वाली है और हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो सुकियो ये सुनकर बोलती है कि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहती हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आर्चरी क्लास को ज्वाइन कर सकूँ। और फिर वो लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाती है। और उन दोनों के जाने के साथ ही आकागामी तुरंत ही ब्लैंकेट के अंदर से बाहर निकल आता है और वो बोलता है कि मेरा दम घुट रहा था अंदर। इस तरफ सुकियो ये सोच रही होती है कि आकागामी इस सिचुएशन का फायदा उठाया है। तो अब आकागामी सुकियो से ये पूछता है कि तुम आर्चरी भी करती हो। तो सुकियो बोलती है कि नहीं, इतना भी खास नहीं। तो ये सुनने के बाद आकागामी सुकियो को बोलता है कि मैं घर का काम सारा का सारा संभाल लूंगा, तुम आर्चरी क्लास में दोबारा से ज्वाइन कर लो। और आकागामी सुकियो को थोड़ा सा कन्विंस करने लगता है। तभी उसके दोनों दोस्त दोबारा से वहां पर आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ देख लेती है और यहाँ पर हो जाता है एक और ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट। अब हमें सुकियो की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुकियो खड़े होकर यूजुकी की आर्चरी देख रही थी और वो ये कह रही थी कि यार ये यूजुकी कितना ज्यादा कूल है, मैं इसका और भी ज्यादा करीब होना चाहती हूँ। लेकिन कुछ देर में ही यूजुकी सुकियो को ये बोलती है कि मैं इस क्लब को मतलब आर्चरी क्लब को छोड़ने वाली हूँ, जो सुनकर सुकियो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। और यूजुकी ये भी कहती है कि मुझे टेम्पल को संभालना है, इसीलिए मैं इस आर्चरी क्लास को छोड़ रही हूँ, जो सुनकर सुकियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और तभी सुकियो की नींद टूट जाती है और वो बोलती है कि अच्छा तो अब तक मैं सपना देख रही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि आकागामी सुबह सुबह टेंपल में झाड़ू लगा रहा था, तभी उसके पास यूजुकी आ जाती है और यूजुकी उससे पूछती है कि क्या तुम आर्चरी देखना पसंद करोगे। तो आकागामी यूजुकी को बोलता है कि अच्छा तो तुम आर्चरी भी करते हो। तो यूजुकी बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हो, और फिर आकागामी मान जाता है यूजुकी की आर्चरी देखने के लिए। अब यूजुकी आकागामी को धीरे धीरे करके आर्चरी के बारे में सब कुछ समझाने लगती है और फिर खुद ही आर्चरी करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर आकागामी खड़े होकर यूजुकी को देख रहा था। उफ क्या मूवमेंट है। यूजुकी की आर्चरी को देखने के बाद आकागामी डायरेक्ट चला जाता है सुकियो के पास उससे थोड़ा बहुत बातें करने के लिए। आकागामी जब सुकियो के दरवाजे को खटखटा रहा था तभी पीछे से कुरागे आकर उसे बोलता है कि सुकियो आज दरवाजा नहीं खोलने वाली है क्योंकि वो किसी चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान है। तो आकागामी बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, और वो कहीं पर चला जाता है। इस तरफ हमें रूम के अंदर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्सी सुकियो अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी और उसके बड़े बड़े एनीवेज तो ड्रेस चेंज करते करते आकागामी वहाँ पर अचानक से बंजी जंपिंग करते हुए आ जाता है और सुकियो कह के चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से आकागामी का गर्दन उसी रोप से लिपट जाता है और उसका दम घुटने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस रोप को सुकियो ने तोड़ दिया है और दोनों रूम के अंदर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। अब आकागामी एक एक करके सुकियो को बोलता है कि मैंने घर का सारा काम कर दिया है, लास्ट मंथ का भी पूरा काम कंप्लीट कर दिया है, सारा का सारा काम कर चुका हूँ मैं, और गेस्ट वगैरह का जितना भी सारा कॉल आएगा वो सब भी मैं अटेंड कर लूंगा, तुम सिर्फ आर्चरी को ज्वाइन कर लो। तो सुकियो यहाँ पर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कल से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि मैं आर्चरी करना ही नहीं चाहती। और इतना कहते ही वो वहाँ से उठकर चलने लगती है और जाते हुए कहती है कि आकागामी तुम टेम्पल का बाकी का काम पूरा कर लो, और वहाँ से निकल जाती है। अब हमें सुकियो को दिखाया जाता है जो अपने ही ख्यालों में कहीं पर चलने लगता है और चलते चलते वो आखिरकार एक आर्चरी क्लब के सामने आकर रुकती है और वो धीरे से उस क्लब के अंदर चली जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ। तो सुकियो क्लब के अंदर घुसते ही क्लब के अंदर बिखरा हुआ बोझ को संभालने लगती है और कुछ देर बाद वो हवा में ही आर्चरी की प्रैक्टिस करने लगती है और एरो शूट करने के साथ ही मतलब हवा में एरो शूट करने के साथ ही पीछे से आकागामी चीख उठता है वेल डन, जो सुनने के बाद सुकियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आकागामी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इतना बोलते हुए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन आकागामी भी पीछे पीछे
उसके बैग लेकर भागने लगता है और भागते भागते वो लोग आखिरकार डोरेमोन वाली जगह पर आकर बैठते हैं और हाँफते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो लोग यहाँ पर दोबारा से थोड़ा बहुत खुसर फुसर करने लगते हैं और खुसर फुसर करते करते सुकियो फाइनली उसका जो मेन रीज़न है आर्चरी छोड़ने का वो कहने लगती है। सुकियो कहती है कि मैंने आर्चरी को ज्वाइन की थी यूजुकी को देखकर, मतलब यूजुकी मेरा आइडल है, लेकिन जब भी उसने आर्चरी को छोड़ दिया था तभी मेरा भी मन उठ गया था आर्चरी करने से। और यहाँ पर वो दोबारा से यूजुकी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि वो इतनी सी साल में, मतलब 17 साल की उम्र में टेम्पल को संभाल रही है, टेम्पल को संभालने के लिए अपनी मैच मेकर को भी ढूंढ रही है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये कभी भी नहीं कर सकती। तो ये सब बातें सुनने के बाद आकागामी सुकियो को लेकर कहीं पर दौड़ने लगता है और वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और दौड़ते दौड़ते वो लोग फाइनली अपने ही टेम्पल के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर सुकियो पूछती है कि ये तो हमारा ही टेम्पल है। तो आकागामी बोलता है कि रुको जरा, सब्र करो। और वो लोग टेम्पल के पीछे जाकर यूजुकी की आर्चरी को देखने लगते हैं, जहाँ पर यूजुकी अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और सभी लोग खड़े होकर यूजुकी की आर्चरी को देख रहे होते हैं। लेकिन जब यूजुकी अपनी एरो को थ्रो करता है तो वो एरो पतंग की तरह गुलाटियां मार के नीचे घुस जाता है। लेकिन सुकियो ये देखकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों ले आया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ वगैरह वगैरह। और यूजुकी की आर्चरी को देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो यूजुकी ये सुनकर बोलती है कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस शॉट थी, मैं अभी अपना जो फाइनल शॉट है वो करने वाली हूँ। लेकिन वो जब अपनी फाइनल शॉट छोड़ती है तब वो दोबारा से गुलाटियां मारकर नीचे जमीन में घुस जाता है। और ये देखकर सुकियो सदमे में चली जाती है और सोचती है कि क्या ये देखकर मैं इम्प्रेस्ड हो रही थी। अब यूजुकी सुकियो को बोलती है कि मैं आर्चरी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आर्चरी क्लब को छोड़ दिया था। और ये सुनने के बाद सुकियो की सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाती है। तो यहाँ पर यूजुकी सुकियो से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे आर्चरी सिखा दोगी। तो ये सुनने के बाद सुकियो बहुत ज्यादा हंसने लगती है यूजुकी के ऊपर। रात में हम देखते हैं कि सुकियो आकागामी को ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली जाती है। अबे बाथरूम में कौन ढूंढता है। तो एनीवेज तो सुकियो ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली जाती है। तो बाथरूम में जाके जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है तभी वो देखती है कि आकागामी सामने बिल्कुल नेकेड खड़ा हुआ है, जो देखकर सुकियो थोड़ा सा शर्मा जाती है और तुरंत ही उस बाथरूम के गेट को बंद कर देती है। लेकिन वहीं पर खड़े होकर आकागामी के साथ बातें करने लगती है और पूछती है कि आकागामी तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं इतना सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि इससे मुझे खुशी मिल रहा है और मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। और इतने देर में आकागामी अपना पैंट्स भी पहन लिया था। और भी थोड़ा बहुत बातें होने के बाद ही सुकियो बाथरूम के गेट खोलकर अंदर आ जाती है और धीरे धीरे आकागामी के पास आने लगती है। आकागामी बोलता है कि मैंने अपने कपड़े अभी तक पहना नहीं है। सुकियो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं। और सुकियो आकागामी को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलती है और फिर सुकियो अपने दोनों हाथ से आकागामी के चेहरे को पकड़ती है और पास आती है पहले तो किस करने के लिए, लेकिन फिर बाद में एक मार्कर लेकर उसके मुंह में कुछ ड्रॉ कर देती है। और हम देखते हैं कि सुकियो उसके सर पे ठरकी लेकर चली जाती है और बोलती है कि जल्दी से कुछ कपड़े पहन लो, ठरकी कहीं का। नेक्स्ट वो हम देखते हैं कि सुकियो कहीं पर जा रही थी, लेकिन इस बार वो अपनी लंच बॉक्स इंटेंशनली भूल के चली जाती है ताकि आकागामी उसे अपनी लंच देने के लिए आए। और थोड़ी देर बाद आकागामी जब भी उस लंच बॉक्स को देखता है तभी वो बोलता है कि सुकियो आज भी अपनी लंच बॉक्स भूल के चली गई है। और आकागामी दौड़ता है उसे लंच बॉक्स देने के लिए। और इस बार हम देखते हैं कि सुकियो फाइनली आर्चरी क्लब में आ चुकी है और आकागामी वहां पर आ जाता है उसके लंच बॉक्स देने के लिए और सबके सामने आकर सुकियो को अपने लंच बॉक्स दे देती है। और सुकियो के दोस्त यहाँ पर बोलने लगती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, लेकिन सुकियो यहाँ पर बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरी फैमिली है। जो सुनने के बाद सुकियो की फ्रेंड्स की आंखें चौंध दी जाती है और बोलती है कि अबे ये क्या हो गया, फैमिली का मतलब क्या होता है। और फाइनली सुकियो आकागामी को धकेलते हुए इस आर्चरी क्लब से निकाल देती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुरागे को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुरागे अपने रूम पे बैठकर अपनी डायरी पे कुछ तो लिख रही थी। और कुरागे अपनी डायरी में ये लिख रही थी कि मेरा नाम है कुरागे और मैं जल्दी ही एक हाई स्कूल में जाने वाली हूँ और मैं एक जल्दी ही एक वोमन यानी कि एक एडल्ट लड़की में कन्वर्ट भी होने वाली हूँ। और ये सब कुछ बकवास बातें लिख रही थी जो आप लोगों को जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि कुरागे अपनी डायरी में आकागामी के बारे में लिख रही थी, जहाँ पर वो लिख रही थी कि आकागामी एक बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन है जिसके आने के बाद ही हम लोगों के टेम्पल में बहुत सारे चेंजेस होने लगे हैं और वो सब चेंजेस अच्छे चेंजेस है जो मुझे अच्छा लगा। और आकागामी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि इस लड़की की भी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। लेकिन एक सेकंड, पीछे ये क्या है बे। और ये सब कुछ लिखते लिखते आकागामी का बुलावा आ जाता है और आकागामी सभी लोगों को बुलाता है कि आ जाओ, खाना तैयार हो चुका है, लंगर लग चुकी है, आ जाओ अपनी पेट पूजा कर लो। तो कुरागे अपनी डायरी को बंद कर देती है और बोलती है कि आई, और इतना कहते ही वो अपने रूम से चली जाती है। और यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि यूजुकी नहाकर बाहर आती है और अपनी वेट चेक करने के लिए एक वेट मशीन में चढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कैमरे का एंगल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है पर्सनली, तुम लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता। तो वेट चेक करने के बाद यूजुकी की तो आंखें ही फट जाती है, मतलब वो सदमे में ही चली जाती है और वो सोचती है कि मेरा वेट इतना ज्यादा कैसे बढ़ चुका है। तो इस वजह से यूजुकी एक गोल्ड
गोल मीटिंग बिठाती है जहाँ पर वो सभी लड़कियों को एक साथ ले आकर बोलती है कि हमारी वेट मशीन में किसी ने श्राप दे दिया है, क्योंकि वो मशीन वो चीज दिखा रहा है जो होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो मशीन मेरा वेट इतना ज्यादा बता रही है कि वो होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा है। और वो बोलती है कि इस कर्ज के बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, इसमें भी कर से, इसमें भी कर से। तो इसी बीच मिया बोलती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो इसकी बोलती है हाँ बोलो मिया। तो मिया बोलती है कि क्यों ना हम लोग एक अलग वेट मशीन खरीद लें। तो ये सुनने के बाद सुकियो बोलती है कि मिया यहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है, तो अपनी मजाक बंद करो। तो वो लोग दोबारा से सोचने के लिए बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या करा जाए। और सोचते सोचते मिया दोबारा से बोलती है कि क्यों ना हम लोग मांस मच्छी खाना शुरू कर दे। जो सुनने के बाद यूजुकी बोलती है कि मांस मच्छी तो बहुत ही ज्यादा महंगी आती है और आजकल तो सब्जियां भी बहुत ज़्यादा महंगी आने लगी है और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग ये सब कुछ अफोर्ड कर सके। और फिर वो लोग दोबारा से सोचने के लिए बैठ जाते हैं। तो बहुत देर तक सोचने के बाद फाइनली सुकियो बोल पड़ती है और वो बोलती है कि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है एक्सरसाइज करना। जो सुनने के बाद यूजुकी भी बोलती है कि हाँ हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है और वो बोलती है कि हम लोग अपना एक्सरसाइज कल सुबह से ही शुरू करेंगे। अब हमें सुबह की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के सभी लड़कियां मिलकर बहुत ही मशक्कत और मेहनत के साथ कसरत कर रहे हैं। मैं भी ऐसा कसरत करना चाहता हूँ। वाह क्या सीन है। अगर तुम लोगों को ओरिजिनल सीन देखना है तो तुम लोग जाके एनिमे देख सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ चीज मैं यूट्यूब में नहीं दिखा सकता। कम्युनिटी गाइडलाइन यार, और तुम्हारा भाई का चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है तो समझ लो यार पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से मतलब पारिवारिक तरीके से वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करने के बाद वो लोग थोड़ा सा हाफते बैठते हैं। मतलब यहाँ पर उन लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और सभी लोग एक एक करके अपने अपने काम में चले जाते हैं। यूजुकी चली जाती है अपनी फायरवुड चॉप करने के लिए, सुके चली जाती है अपनी प्रैक्टिस के लिए और कुरागे और कागुरा दोनों मिलकर कुछ तो काम करने के लिए जाते हैं, मुझे इतना नहीं पता। अब काम करते करते वहाँ पर सुबह से रात हो जाती है और रात में सभी लोग आकर एक जगह पर बैठते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ज्यादा मेहनत भरा था और वो सभी लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कागुरा कुरागे, अबे इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा एनोइंग है तो मैं किसी को भी कोई भी नाम से बुला दूंगा, ठीक है ना, तुम लोग समझ आना। तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर कागुरा से पूछती है कि क्या तुम हम लोगों के साथ काम नहीं करने वाली। तो कागुरा बोलती है कि नहीं, मैं जब से एडल्ट हुई है तब से मैं अपनी फिगर को मेंटेन करके रखी हुई हूँ और मेरा फिगर अभी भी मेंटेन ही है। जो सुनने के बाद सभी लड़कियां बोलती है कि ये एक परफेक्ट एडल्ट की निशानी है और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कागुरा को लेकर। तो पूरा दिन काम करने की वजह से वो लोग बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड हो चुके थे, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग कोई और रास्ता निकाले जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी अपना वेट कम कर पाए। तो यहाँ पर कुरोगी अपनी फाइनल बात कहती है और वो बोलती है कि हम लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन ही बची है और वो है डाइटिंग। जो सुनने के बाद सुके बोलती है कि मैं आकागामी को ये नहीं बोल सकती कि मैं डाइटिंग करने वाली हूँ। वो क्या सोचेगा जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने वेट गेन कर लिया है। तो ये सुनने के बाद सभी लड़कियां सुकियो को ये बोलने लगती है कि तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने इनोसेंट हो। लेकिन साइड में से कुरागे आकर सुकियो को बोलती है कि तो तुम आकागामी के साथ शादी कर लो। तो ये सुनने के बाद कागुरा बोलती है कि हाँ मैं भी एग्री कर रही हूँ, तुम शादी कर सकते हो आकागामी के साथ। तो ये बात सुनकर सुकियो बहुत ज्यादा साई फील करती है। अब कुरोगे बोलने लगती है कि आकागामी भी हम लोगों का फैमिली का हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि आकागामी हमेशा हम लोगों के साथ ही रहे। और कुरोगे की ये सब बातें सुनने के बाद सभी लड़कियों की पानी निकल आती है आंख से। कुरोगे बोलती है कि यूजुकी तो उसके साथ शादी कर सकते थे, लेकिन उसका ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है, तो इसीलिए सिर्फ सुकियो ही बचा है उसके साथ शादी करने के लिए। तो सुकियो बोलती है कि अगर तुम्हें आकागामी इतना ही पसंद है तो तुम उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। तो कुरोगे बोलती है कि अच्छा ये आइडिया तो बढ़िया है, तो मैं अभी उसे सीड्यूस करने के लिए जा रही हूँ। तो ये सुनने के बाद सुकियो और यूजुकी दोनों मिलकर बोलते हैं कि नहीं 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 तुम यहीं पर रुको। तो अब सभी लड़कियां गोल टेबल करके दोबारा से बैठ जाती है और यहाँ पर यूजुकी बोलने लगती है कि आकागामी तो ज्यादातर वेजिटेरियन खाना ही बनाता है और जिसमें फैट बहुत ज्यादा कम होती है, इसका मतलब हम लोग सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं मतलब। और ये बात सुनने के बाद सभी लोग अपने संतरों की तरफ देखता है और वो बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो कि हम लोग थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं। और फिर उन लोगों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत होने लगता है। लेकिन तभी आकागामी वहां पर आ जाता है और वो भी स्वीट डिश लेकर, और आते ही आकागामी सभी लोगों को बोलता है कि देखो मैं जापानीज ट्रेडिशनल स्वीट डिश बना के ले आया हूँ तुम लोगों के लिए, और जो देखने के बाद कोई भी अपना कंट्रोल नहीं रख पाता है और सभी लोग टूट पड़ता है उस डिश के ऊपर और सभी लोग उस डिश को बहुत ही बेशर्मी के साथ खा लेता है। और रात में कुरोगे दोबारा से अपने डायरी में लिखती है कि आज का खाना बहुत ज्यादा लजीज था और वो भी आकागामी ने बनाया था। और फिर राइटिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपनी डायरी बंद करती है और बोलती है कि आई विश आकागामी हमेशा हम लोगों के साथ ही रहे और मैं ये चाहती हूँ कि आकागामी मेरे बड़े होने तक मेरा इंतजार करे।
ठरकी कहीं की। अब दूसरे सुबह हम देखते हैं कि आकागामी अपना काम कर रहा था, यानी कि खाना बना रहा था, तभी उसके पास यूजुकी आती है और वो आकागामी से बोलती है कि क्या तुम मेरे खाने में थोड़ा सा अचार ऐड कर सकते हो। तो आकागामी बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और इतना बोलते ही यूजुकी वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आकागामी ये नोटिस करता है कि यूजुकी अपने हाथ पे कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल रही है और वो भी थोड़ा सा डरते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि यूजुकी बाहर जाते ही अपनी कुल्हाड़ी से कुछ काटने लगती है। तभी उसे अजीबोगरीब डरावने ख्याल आने लगता है और वो सोचता है कि यूजुकी उसे एग्जीक्यूट करने की प्लान बना रही है, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। और ये सब कुछ सोचने के बाद आकागामी सोचता है कि मुझे यूजुकी को खुश करना पड़ेगा ताकि वो उसे एग्जीक्यूट ना करे, और इसीलिए आकागामी यूजुकी की मनपसंद सारे के सारे डिशेस बनाता है और सभी लोगों को खाने के लिए बुलाता है। लेकिन जब यूजुकी आती है तब आकागामी देखता है कि यूजुकी बिल्कुल चुपचाप सारा का सारा खाना खा लेती है और वो आचार को भी चुपचाप खा लेती है और मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकालती, जो देखकर आकागामी समझ लेता है कि उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही पास है और वो मरने वाला है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और मिया चिल्लाती है कि आकागामी तुम्हें क्या हुआ। तब आकागामी मटकते मटकते कॉरिडोर में टहल रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि मेरा एग्जीक्यूशन कब होने वाला है, शायद मेरा एग्जीक्यूशन जल्दी ही होने वाला है, काश यूजुकी मुझे मेरा एग्जीक्यूशन का टाइम बता दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन चलते चलते आकागामी अचानक देखता है कि यूजुकी सामने पड़ी हुई है और आकागामी जब उसके सामने जाता है तभी यूजुकी अजीबोगरीब आवाज निकालने लगती है, जो देखकर मतलब जो सुनकर आकागामी की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे से मेरा मतलब तुम लोग समझ गए होगे। तो इसलिए आकागामी अपने आप को दोबारा से संभालने के लिए अपने आप को मुक्का मारता है और अपने नाक से खून निकाल देता है। तभी पीछे से कहीं से कीकी निकल आती है और वो बोलती है कि मैं यूजुकी की ट्रेनिंग करवा रही हूँ और ये सब कुछ पार्ट्स यूजुकी की ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, मतलब वो जो खाने के टाइम बात नहीं कर रही थी और फिर लकड़ियाँ काट रही थी, ये सब कुछ ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। जो सुनकर आकागामी को थोड़ा सा राहत मिलता है और वो सोचता है कि मतलब ये सब कुछ वो मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कर रही थी। तो ये सुनकर यूजुकी बोलती है कि क्या तुम्हें एग्जीक्यूशन, मैं तुम्हें एग्जीक्यूशन क्यों करने वाली हूँ। तो ट्रेनिंग की बात सुनकर आकागामी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जो देखकर कीकी बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। तो ये सुनकर आकागामी बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो हाँ मैं ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। तभी पीछे से कहीं से मिया भी गेट खोलकर आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी ट्रेनिंग करूंगी तुम लोगों के साथ, जो देखकर आकागामी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि मिया तुम भी हम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। तो मिया बोलती है कि हाँ मैं भी तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने वाली हूँ और वो दोनों आपस में थोड़ा सा खुचर खुचर करने लगते हैं। अब जब इन सब लोगों की ट्रेनिंग के बाद सुकियो के कान पर जाती है तब सुकियो बोलती है कि इसका मतलब तुम लोगों को टोकुडो करना पड़ेगा और टोकुडो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन आकागामी और मिया की मुंह देखकर सुकियो को ये पता चल जाता है कि कीकी ने इन दोनों को टोकुडो के बारे में कुछ नहीं बताया। अब आकागामी और मिया दोनों मिलकर कीकी के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि टोकुडो क्या चीज है। तो कीकी उन लोगों को टोकुडो के बारे में समझाने लगती है। वो बोलती है कि टोकुडो का मतलब होता है तुम लोगों को मंत्र वगैरह, बहुत सारे मंत्र वगैरह याद करना पड़ेगा और तुम लोगों को बहुत सारे ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा कठिन काम होता है। और ये सब बातें सुनने के बाद आकागामी बोलता है कि इसका मतलब मैं अभी तक प्रीस्ट नहीं बना। तो कीकी बोलती है कि नहीं तुम प्रीस्ट अभी तक नहीं बने हो, तुम सिर्फ हम लोगों के टेंपल में रह रहे हो। जो सुनने के बाद आकागामी तो सदमे में ही चला जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी तक सिर्फ यहाँ पर रह रहा हूँ, मतलब मैं प्रीस्ट नहीं बना। और आकागामी को सदमे में जाते हुए देखकर कीकी उसको अपने सीने में दबा लेती है और जिस वजह से आकागामी के दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर यूजुकी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुकी हूँ, तुम अब मेरा एग्जाम ले सकती हो। तो कीकी आकर उसके पैरों में गुदगुदी करने लगती है, जिस वजह से यूजुकी वहीं पर गिर जाती है और कांपने लगती है। जो देखकर कीकी बोलती है कि तुम अभी भी रेडी नहीं हुई हो और जाओ जाके लकड़ियाँ काटो। तो ये सुनकर यूजुकी वहां से तुरंत ही चली जाती है लकड़ियाँ काटने के लिए। अब कीकी आकागामी और मिया दोनों को ही बताने लगती है कि यूजुकी भी अभी तक नन नहीं बनी है, उसे नान बनने के लिए उसे भी टोकुडो करना पड़ेगा और ये टोकुडो बहुत ज्यादा हार्ड है। दरअसल मेरा जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को 1 साल लगता है टोकुडो करने के लिए, लेकिन यूजुकी चाहती है कि वो 6 महीने में ही टोकुडो को कंप्लीट कर ले, जो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है और वो ये सब कुछ इस टेम्पल के लिए ही कर रही है। जो देखकर आकागामी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब यूजुकी को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो यूजुकी के पास आकर बोलता है कि मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा तुम्हें इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जो सुनकर यूजुकी बोलती है कि मैं तुम्हारा इस बात का इंतजार ही कर रही थी। तभी वहाँ पर कागोरा पीछे से एक बंदे को लेकर आ खड़ा होती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वॉन था, जो देखकर सभी लोगों के आंखें गोटे बन जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यूजुकी और वॉन दोनों मिलकर एक कमरे के अंदर बैठकर कुछ तो बातें कर रहे थे और बाकी के सारे लोग बाहर बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। और उन लोगों को बात करते हुए देखकर आकागामी की खून तो दोबारा से खौलने लगता है। अब बातचीत खत्म होने के बाद वॉन पूरे टेम्पल को घूम के देखता है
और वो बोलता है कि इस टेम्पल का हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है जितना मैंने सोचा था। और ये सब कुछ देखने के बाद हुआन उन लोगों को बोलता है कि अब तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम नहीं बल्कि 3 महीने का टाइम है और तुम्हें 3 महीने में इस टोकुडो को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। चॉइस इज योर्स। और इस लंबे चौड़े सदमे के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हिलाते रहो। बाय बाय।